चलिए, देखिएगा ज़रा, शिक्षा शब्द जो है, ये शब्द आपकी उत्पत्ति जो है, वो आपका हुआ है शिक धातु से। शिक, ठीक है? है सीखना, यानी शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो शिक धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना, यानी लर्निंग से इसका अर्थ लगाया गया है। इसके बारे में कई सारे विद्वानों ने कई तरह की बातें की, जैसे इसमें स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार से है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं को अभिव्यक्त करना है। यानी कहने का मतलब है कि जो इंटरनल जो एफिशिएंसी है या एबिलिटी जो है, उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है। ठीक है ना? वो चीजें बाहर आती है, उसी को शिक्षा बोलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार से है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं को अभिव्यक्ति करना है। अभिव्यक्ति करना बात एक ही है। अभी मतलब वो बात, ये चीजें जो है, जो चीजें उसके अंतरिक क्षमता, कहने का मतलब कि हर आदमी में अपनी क्षमता है ना, कुछ करने का, है ना। हर क्षेत्र में अब हर किसी का अलग अलग योगदान होता है। हो सकता है कोई बेहतर खे, खेल में बेहतर है, तो हो सकता है एकेडमिक में या एजुकेशन में उसका बेहतर पकड़ नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी उसके अंदर जो क्षमता है उसकी छुपी हुई, है ना, उसको अभिव्यक्त करना, मतलब बाहर निकालना ही जो है वो शिक्षा है। ठीक है? एक और मनोवैज्ञानिक हुए हर्बर्ट स्पेनर के अनुसार से शिक्षा पूर्ण जीवन है। यानी कहने का मतलब एजुकेशन इज कंप्लीट लाइफ, यानी पूरा जीवन ही शिक्षा है। ठीक है? इनका एक बीएफ स्किनर भी हुए, उनका भी एक मत था कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है अरस्तु से होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो अरस्तु हैं, जिन्होंने अरस्तु इसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में बताया, बायोलॉजी में भी बॉटनी के बारे में बताया, सॉरी जूलॉजी के बारे में उन्होंने बताया। तो इन सब के फादर ऑफ रहे हैं। इन्होंने भी फिलोसफी में भी इनका बहुत बेहतरीन पकड़ रहा, और इन्होंने जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसमें भी इनका योगदान रहा है। ये बीएफ स्किनर बताते हैं इसके बारे में। लेकिन आधुनिक जो मनोविज्ञान है, आधुनिक जो साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं, वो है ईएल थॉर्नडाइक। इसके आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे पहले वाले जो थे उसमें थोड़े से नोट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो चीजें आज बताई जाए है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर आदमी का सोचने समझने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना? तो उसके अनुसार से बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। ये चीजें आज हम लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, वो चीजें बताई जा रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें आज से बहुत साल पहले अरस्तु ने पहले ही इसके बारे में, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि अलग अलग शिक्षा पर बल देती है उनका अध्ययन जो है, अरस्तु का अध्ययन जो है, उन्होंने कहा कि अलग अलग शिक्षा पर बल देती है, यानी हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार से बच्चा सीखता है ना। इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है? ये चीजें हो चुकी। दूसरा, जब आए दूसरे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बताया, तो अरस्तु के बारे में हो गया। तो अरस्तु जो हुए, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन तमाम चीजों के बारे में बताया। फिर बाद में चल करके ये पूर्णतः एक सब्जेक्ट के रूप में बाद में उभर करके आया, लेकिन इसके बारे में चर्चा पहले ही उन्होंने कर दिया था। ठीक है? जैसे अब देखिए, अब आते हैं जॉन डेवी साहब, जिन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय कहने का क्या मतलब है, अब उसको जरा देखते हैं हम लोग।
ठीक है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहने का मतलब यहाँ है कि एजुकेशन जो है वो आपका त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी टीचर होगा, उसके बाद करिकुलम या सिलेबस का है या सोसाइटी का है, और एक स्टूडेंट होगा, तभी शिक्षा जो है वो संभव है जॉन डीवी के अनुसार से। तो शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके बारे में जॉन डीवी साहब बताते हैं। और उनमें उन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, स्टूडेंट और उसका सिलेबस या सोसाइटी होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक के बारे में उन्होंने बेहतरीन तरीके से बताया। ठीक है। तो यहाँ सोसाइटी को जो बीच में लाने की बातचीत है, यानी कहने का मतलब है, आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा किस चीज की, किसके बारे में। तो सोसाइटी को बेहतरीन तरीके से समझने और उसमें समायोजन के लिए शिक्षा, एडजस्टमेंट के लिए शिक्षा, है ना। यानी कि सोसाइटी में एक बेहतर तरीके से एडजस्ट करे, यानी कहने का मतलब है कि जैसा सोसाइटी हो उसके अनुसार से बच्चा खुद को ढाल सके, है ना, उसके अनुसार कर सके और फिर उसमें कुछ बदलाव कर सके। कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमें, आप देखते होंगे कि जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, बिहार के बाहर जब हम कहीं शिक्षा प्राप्त करें या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जब यहाँ से निकलते हैं, तो हम बराबर वहां पे जाते हैं तो होता बिहार का ही है और बिहार के बारे में बुराई करता है, जो ऐसे है, वहां का एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये है वो है, मतलब जो भी बात करना होता है वो कहता है। हम भी उसकी हाँ में हाँ भरते हुए चले आते। तो क्या ये एक शिक्षित व्यक्ति की निशानी है? नहीं। यानी कहने का मतलब हो सकता है यहाँ पे इस तरह की समस्याएं हैं, मानते हैं, क्लियर है, ये सभी लोग जानते हैं। क्या आप यहाँ के निवासी होने के नाते आपने इस क्षेत्र में एक भी कदम उठाया कि इसको क्या सही किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या सिर्फ दोषारोपण करके आप उसको छोड़ करके चले आए? तो इल्जाम लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि उस क्षेत्र में एक कदम बढ़ाया जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है, सोसाइटी को समझने की जरूरत है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का इतना पिछड़ेपन होना, यानी यहाँ पे डेवलपमेंट बेहतर ना होना, उसके पीछे कई सारे रीजन हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के निवासी ही इसके दोषी हैं, इसके कई सारे फैक्टर हैं। इसमें पॉलिटिकल भी इन्वॉल्वेशन भी है। उसके बाद यहाँ का जो निजी लोग हैं, जिसका वर्चस्व बराबर रहने के कारण बाहरी लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनमें किसी तरह का जो है डर या इनसिक्योरिटी का भावना जब होता है, तब वो लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जिसके कारण इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो कई सारे इसमें फैक्टर आते हैं जहाँ पे हमें इन तमाम चीजों को जानने समझने की जरूरत है। उसके जाने बगैर हम सीधा इल्जाम अगर हम लगाते हैं, ये चीजें जो है वो गलत है। ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब आते हैं कि शिक्षा में जो है वो 3 चरण होता है। 3 चरण कहने का मतलब 3 वेरिएशन, यानी यूं कहे कि आप इसको जरा देखिए, 3 पोल के बारे में चर्चा है। जैसे एक होता है, 3 चरण के बारे में है। तो पहला होता है जो है, नहीं हो रहा, स्वतंत्र चरण। चरण, स्वतंत्र चरण कहने का क्या मतलब है, यानी शिक्षक, एक, ये स्वतंत्र चरण है, ये अपने अनुसार लेसन प्लान करते हैं। यानी क्या हमको पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक आज पढ़ाना है, उसके बारे में पहले किस चीज की जानकारी दे, या पहले बच्चा से फीडबैक ले कि उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, फिर उसी की जानकारी से आगे बढ़ाते हुए जो है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो शिक्षा दे। एक दूसरा नंबर पर आता है आश्रित चरण। आश्रित चरण, है ना, डिपेंडेंट, यानी ये हो जाते हैं विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी। ठीक। और एक होता है मध्यचर।
मध्यस्थ चर, यानी इसको बोलते हैं, या तो आप इसको सिलेबस बोले या इसको जो है वो आप शिक्षण विधि बोल सकते हैं। तो ये तीसरा चरण है, यानी कहने का मतलब शिक्षक होगा, है ना, वो अपने अनुसार से टॉपिक सेलेक्ट करेगा, लेकिन इसको बच्चे को ध्यान में रख करके कि उसके अनुसार ही हो और उसी लेवल में समझाया जाए बेहतर तरीके से। इसको ध्यान में रखते हुए वो पाठ्यचर्या जो है वो जो उसका होता है बनाना लेसन प्लान, उसको करेगा और बेहतरीन तरीके से उसको समझाएगा। ये हो गया। अब है इस शिक्षण कौशल जो है वो कई तरह के हैं, है ना। अब उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है ये, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कि शिक्षण कौशल के बारे में जब चर्चा आती है, हम लोग ये समझ नहीं पाते कि प्राथमिक विद्यालय कहीं पे लिखा हुआ होता है, कहीं पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय लिखा हुआ होता है। क्या है ये सब चीजें, उन तमाम चीजों पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा जरा, इसको हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि शिक्षा के स्तर पहला हम लोग देखेंगे कितने लेवल में है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब है 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई को हम प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें, इस बात को। प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब क्या है कि पहला से लेकर के 8वां तक का, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है उच्च प्राथमिक शिक्षा, जो होता है 6 to 8, छठा से लेकर के 8वां तक, ठीक है। तो ये हो गया। प्रारंभिक कहने का मतलब और प्राथमिक कहने का मतलब दोनों में अंतर है। इसको अच्छे से देखिएगा। आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा प्राथमिक विद्यालय, है ना, उच्च प्राथमिक विद्यालय। जहाँ पे 6 to 8 होगा वहां पे उसी चीज को जो है इधर आकर के उत्क्रमित कर दिया गया। उत्क्रमित कहने का मतलब है कि वह विद्यालय जो पहले प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, यानी पहला से लेकर के 5वां तक, उसको 8वां तक कर दिया गया है और उसका नाम में जो है उत्क्रमित लगा दिया गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगह का नाम लिखा हुआ होता है। तो जो भी विद्यालय पहला से 5वां तक था उसको जो है वो 8वां तक कर दिया गया है, उसी में उत्क्रमित लगा हुआ हो। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? यहाँ तक क्लियर है शिक्षा के स्तर को? यहाँ तक समझे? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद क्या है उसको जरा देखते हैं कि जैसे हम यहाँ शिक्षा के उसके बारे में समझे। अगला जो स्तर आता है वो हमारा होता है ना, वो हमारा होता है माध्यमिक शिक्षा, है ना। वहां पे 9 से 10th जो होता है उसको माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हो जाएगा। उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा जो हो जाएगा, इसको देखिए सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप देखते होंगे, लिखा हुआ होगा सर्टिफिकेट पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करके लिखा हुआ होता है। तो माध्यमिक शिक्षा कहने का मतलब 9 to 10th और उच्च माध्यमिक कहने का मतलब 11 12th होता है। इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझे प्राथमिक शिक्षा क्या होता है, प्रारंभिक क्या होता है, दोनों में अंतर है। इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न जब होता है तो उसमें प्रारंभिक देता है, हम उसको प्राथमिक समझ करके पहला से 5वां लगाते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो हो सकता है इससे प्रश्न बनेगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर? अब देखते हैं कि एजुकेशन के टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कितने तरह की शिक्षा होती है, ठीक है। एक जो हम विद्यालयी परिवेश में लेते हैं, दूसरा जो हमें कोचिंग ट्यूशन में मतलब दिया जाता है वो। तो सभी एजुकेशन अलग अलग तरह के हैं, क्या है नहीं है, चलिए हम उस पर बातचीत थोड़ा सा करें। अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा जरा कि यहाँ शिक्षा के प्रकार में आप देख रहे हैं, उसमें देखिए कि पहला लिखा हुआ है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कहने का क्या मतलब है, फॉर्मल एजुकेशन कहने का क्या मतलब है, जरा पहले इसको समझेंगे। फॉर्मल एजुकेशन कहने का मतलब यहाँ
ये आ रहा है कि वैसी शिक्षा जो जिसका टाइम टेबल फिक्स होता है और जिसका उद्देश्य फिक्स होगा, योजनाबद्ध तरीके से इसको चलाया जाएगा, है ना। जैसे आप विद्यालय जाते हैं, उसका टाइमिंग है 9 से लेकर के 3 बजे तक पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। उसी में सारा चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। परीक्षा लिया जाएगा, पास और फेल की बातचीत हो जाएगी। इसका टाइम टेबल होता है कि फला घंटे में फला सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है वो फिक्स होता है ना। इसमें जो बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट की बातचीत की जाती है, किसमें की जाती है? औपचारिक शिक्षा में, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि औपचारिक शिक्षा में वो तमाम चीजों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि इसमें सब चीज फिक्स होता है। इसका टाइमिंग फिक्स होगा, सिलेबस फिक्स होगा, जगह फिक्स होगा, है ना। इसका एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन में पास और फेल की बातचीत की जाएगी, और इसमें बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट की बातचीत की जाएगी, 360 डिग्री डेवलपमेंट की बातचीत की जाएगी, है ना। चौमुखी विकास के बारे में बातचीत की जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाता है औपचारिक शिक्षा। अब आते हैं थोड़ा सा जिसका नाम है निरौपचारिक शिक्षा। अब आइए, निरौपचारिक शिक्षा में क्या होता है उसको जरा समझते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में जरा देखिएगा, इसमें निरौपचारिक शिक्षा में है कि इसमें जो है वो केवल स्थान फिक्स नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, लोग कहता है कि डिस्टेंस से करना लीजिए, ऑनर्स कर लेते हैं तो कर लीजिए डीएल डिस्टेंस से। तो वो डिस्टेंस हो गया, इग्नू हो गया, है ना। ये सब जो भी है ये सब निरौपचारिक शिक्षा के उदाहरण है ना। ये निरौपचारिक शिक्षा दिया क्यों जाता है उसको जरा समझिए। निरौपचारिक शिक्षा में जो होता है वो इस जो स्थान जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, बट इसमें जो होता है सिलेबस फिक्स होगा आपका, टाइमिंग फिक्स होगा। टाइमिंग फिक्स कहने का मतलब है कि जैसे साल भर में एग्जामिनेशन या 6 महीने में एग्जामिनेशन का जो भी टाइम पीरियड होता है वो चीजें फिक्स होगी, लेकिन इसका स्थान फिक्स नहीं होगा। फला जगह जाकर के ही आपको शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है, वहां पे सब चीज कंटेंट दिया हुआ रहता है, उसके अनुसार प्रिपरेशन करिए और एग्जामिनेशन दीजिए, पास और फेल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो निरौपचारिक शिक्षा लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है उसको जरा समझेंगे। इसमें होता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए ये शिक्षा दी जाती है, या इसमें वोकेशनल कोर्सेज के लिए यानी व्यवसायिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है इसको दिया जाता है ना। इसमें है कि वैसे लोगों के लिए ये चीज खोला गया है कि जो किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उसके दरमियान ही वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब चीजें इग्नू का व्यवस्था किया गया है। उसके बाद जो इसमें दूरस्थ शिक्षा प्रणाली डिस्टेंस का है, ये चीजें आप एनआईओएस का नाम सुनते होंगे, वो भी इसी दायरे में आता है। तो ये तमाम चीजें हैं जहाँ पे जिसका फिक्स नहीं होता है, सिर्फ स्थान, बाकी बस सब फिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। उसके बाद आता है एक और जिसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कहने का मतलब क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहने का मतलब यहाँ ये है कि वैसी शिक्षा जो कहीं से भी प्राप्त हो। हम चल रहे हैं, पूरा गाड़ी चला रहे हैं, पूरा एकदम 120 130 के रफ्तार में चल रहे हैं, सामने देखे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिर अपना 40 के रफ्तार में चलना शुरू कर दी। यानी कहने का मतलब चलते चलते हमें सीख मिला कि इस तरह से जो लहरिया कट चलाएंगे तो हो सकता है मेरा भी इसी तरह का सिचुएशन होगा। तो वहां से ये शिक्षा मिली हमें, तो इसको तो कहीं पे जाकर के पढ़ने की या जानने की जरूरत नहीं है, चलते चलते हमें शिक्षा मिली। तो जो भी शिक्षा जो हमें बाहरी परिवेश से मिलता है, समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है, वो तमाम शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसको अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो शिक्षा के हमने 3 प्रकार के बारे में चर्चा किया, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम? नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे। अब जो अनौपचारिक शिक्षा है, इस शिक्षा के अंतर्गत या यूं कहे कि अनौपचारिक शिक्षा जो है ना, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है, ये सभी एजुकेशन का बुनियाद है, एक तरह से समझे तो।
यानी कहने का मतलब जब तक अनौपचारिक शिक्षा नहीं होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं होगा, परिवार में हम कुछ बातों को नहीं सीख पाएंगे, तब तक हम जाकर के कहीं भी औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते या नॉन फॉर्मल नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो सबका आधार जो है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है। तो और इसमें सबसे अधिक जो जोर दिया जाता है या जो चीज हम सीखते हैं वो आपको नैतिक शिक्षा के बारे में हम लोग सीखते हैं, यानी नैतिकता को हम लोग समझते हैं किसमें, अनौपचारिक शिक्षा में, इनफॉर्मल एजुकेशन में। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं, यहां तक तो समझ गए। अब देखते हैं कि क्या है शिक्षा का उद्देश्य, क्यों हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, क्यों हमें इसको जानने की जरूरत है ना। क्यों हम लोग जो है वो अप, अपने जो भी इनकम का मैक्सिमम जो है एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं एजुकेशन का जो उद्देश्य है उस पर थोड़ा सा चर्चा करें। ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ देखिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। कुछ कुछ लिखते रहिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में आप ही को समझ में नहीं आएगा जो क्या है नहीं है सो। ठीक है ना। और ये जानना जरूरी है, क्या है नहीं है, बहुत सारा चीज जो है इसमें को जानने को समझने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें हमने देखा, इस शिक्षा के उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारा जो आता है नजर, उसमें हम देखते हैं पहला नंबर में हो जाएगा कि जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। मतलब जो लाइफ आप देखते होंगे, आज तो रील्स का जमाना आ गया है, हम लोग रील देखते हैं, रील्स में बहुत सारे ऐसे चीज दिखने को मिलता है, वहां पे एक अलग तरह का जो इमोशनली जो हमारे साथ ब्लैकमेल किया जाता है। अब आपको लग रहा हो जी ये क्या शब्द आ गया ब्लैकमेल करने का, बात वो सही बातें बताई जा रही, ऐसा नहीं है। वो एक एक्ट है जिसके थ्रू वो बताया जाता है ना। वो चीजें होती नहीं है रियलिटी में। आप खुद सोच करके देखिए, अगर इस तरह का सिचुएशन, जिस तरह के रील्स लड़के बना करके डाल रहे हैं, व्यूज बढ़ रहा है, लोग अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, तो क्या ये चीजें प्रैक्टिकली हैं? ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं है। अगर ये चीजें प्रैक्टिकली होती तो आज जो समस्याएं इतनी उभर के आ रही है, बेरोजगारी है ना, लाचारी है ना, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां हैंड टू माउथ है, वहां पे जो सहायता की जरूरत है वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, जो सरकारी फंड है ऊपर ही लोग चट कर जा रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। और उसमें रील्स में दिखाया जा रहा है, हमें बराबर दिखाया जाता है कि वो उसको गरीब को मदद करता हुआ दिखाएगा, या बहुत सारा ऐसा चीज। अगर ये चीजें प्रैक्टिकली होती, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, एक आध परसेंट हो रहा है, बट 99% जो है वो फेक है। वो चीजें रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अगर ये चीजें रियलिटी में ऐसा होता तो ये चीजें जो है वो समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, आने वाला जो समय होता वो कुछ अलग होता। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये चीजें बदलती जा रही है, पूरा स्वरूप बदलता जा रहा है, और इसके पीछे यूथ जो है उसको भी जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, और जो इनके परवरिश में जिनका योगदान रहा उनका भी जो है हाथ कहा जा रहा है। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आप इसके बारे में समझ रहे होंगे कि आज जो सोसाइटी में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अनाथालय खुल रहे हैं, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है। बच्चे वहां पे स्टेटस लगाएंगे जो माँ की ममता के बारे में इतना बखान करते हुए उसी माँ से झगड़ा कर ले रखते हैं, जो नहीं बकना चाहिए वो सब बकते हैं। तो ये चीजें, अगर माँ से इतना गहरा अगर प्रेम होता तो क्या ये वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जाती? सोचने वाली बात है, एक मिनट के लिए जरा सोचिए। थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैं बातचीत कर रहा हूं कि क्या अगर इस तरह का सिचुएशन अगर होता तो वृद्धाश्रम की जो संख्याएं बढ़ती जा रही है ये होता? एक नंबर। दूसरा एक ये है कि जो
पश्चिमी सभ्यता का जो वेस्टर्न कल्चर जो हमारे ऊपर जो हावी होता जा रहा है आज सोसाइटी पे, जो एक नया कॉन्सेप्ट बन करके आया है, जो लिव इन रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको जानते नहीं होंगे कि क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप, है ना। तो उस लिव इन रिलेशनशिप कहने का क्या मतलब है कि वैसे दो जोड़े जो बिना शादीशुदा होने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लिव इन रिलेशनशिप। ये चीजें जो है अब इस दरमियान में, क्योंकि ये जिस समय एक साथ रहते हैं उस समय ये किशोरावस्था का स्टेज चल रहा होता है, एडोलेंस एडोलेंस चल रहा होता है। सॉरी, मुझे इंग्लिश थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो रहा है। तो किशोरावस्था की अवस्थाएं जो होती है उस सिचुएशन में हार्मोनिक चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उस सिचुएशन में जब साथ में रहते हैं दो डिफरेंट लिंग, तो वैसी क्रियाएं होती है जो एक नेचर है। और उस नेचर में जब कोई बच्चा अगर रह जाता है या हो गया, तो या तो उसको है वो भेंट चढ़ाया जाता है, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज होता है जो किसी थ्रू जो है वो किसी अनाथ आश्रम में चला जाता है। तो ये जो चीजें हमारे सोसाइटी पे जो आ रहा है, इसको धीरे धीरे नई जनरेशन फ्रीडम का बातचीत करता है ना। फ्रीडम होना चाहिए हमें, ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, मानते हैं ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। तो जब तक हमारे शरीर में, हमारे ऊपर हर वो चीज जो है वो तरोताजा है, सब चीजें सही है, तब तक हर वो चीज जो है लुभावने वाली चीज है, हमें अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो सिचुएशन जो है ढलना शुरू होता है, फिर वो लगाव भी धीरे धीरे खत्म होता है, और आपका भी वही स्थिति होता है जो आज सिचुएशन वृद्धाश्रम में बैठे उन माँ बाप का है, वही सिचुएशन आने वाले 10 साल के बाद हम लोगों का भी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो भावनात्मक लगाव है, ये एक्टिंग में चेंज होता जा रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो उन्हीं चीजों को जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का मतलब प्रैक्टिकली क्या है, उसको अच्छे से समझने की जरूरत है ना। कि हम जो चीज जो स्टेटस में या रील्स में जो शो कर रहे हैं, क्या उस चीजों को हम प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज को हम, उस कैरेक्टर को हम रियलिटी में जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? हम रील्स तो दिखा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो रील्स के माध्यम से होता क्या, सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि हाँ रील्स है, इंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं, बट इसका कुछ विशेष इफेक्ट नहीं है। तो क्या है यहाँ पे? तो ये चीज को समझने की जरूरत है, कि प्रैक्टिकली इस बात को समझने की जरूरत है। आज इतना जो एक, मैं ये नहीं कहता कि संयुक्त परिवार बेहतर है और एकल परिवार खराब है, ऐसा नहीं है। दोनों में अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं, दोनों में कुछ नकारात्मक चीजें हैं तो कुछ पॉजिटिव भी है, दोनों में अलग अलग तरह की बातें हैं। यहाँ पे सिचुएशन इस तरह का होता जा रहा है कि यहाँ पे एक तो है कि चलिए कहीं पे जॉब है या किसी तरह का कुछ है, तो फिर वहां से काम धाम चल रहा है, वहां पे जाकर के लोग रहने लगते हैं, तो फैमिली से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, एकल फैमिली में रहना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन उन तमाम चीजों पे जो द्वेष की भावनाएं कुछ दिनों के बाद ये पनपना शुरू होता है मन में, है ना, इसके प्रति अगर सही तरीके से हो, समस्या क्या है, आज एक चीज और भी देखिएगा, है ना, पापा की पड़ी और ये बाप का पाड़ा, ये तमाम चीजें जो आप सुनने को मिलता है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये चीजें हैं, अगर आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिकली आप समझेंगे, तो आपको कॉज यहीं पे पता चलेगा। कॉज ये है कि हम बेटी को बेटा बोलते हैं आज के समय में, है ना। अगर बेटा न बोल के अगर हम बेटी बोलते हैं, तो लोगों को ऐसा एहसास होता है कि वो प्रेम जो है वो दिखता नहीं है। लेकिन हमारा मानना है, आप भी इन चीजों को अगर समझेंगे सही तरीके से, तो आपको लगेगा कि बेटी अगर बेटी की तरह ही रहे, उसी में जीवन सफल है। हम उसे बेटा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पे हमें बेटा बोलने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, कि एक वो चमक चेहरे की, जो अस्मिता जो झलकती है उसके चेहरे से या हमारे चेहरे से, या जो आस पड़ोस में जब वो जो लोग सुनते हैं, तो उनके चेहरे की जो अस्मिता है वो जो झलकती है, तो हमें लगता है कि नहीं, हम नए ट्रेंड के साथ बह रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में एक पैमाना फिक्स होता है, एक मेजरमेंट का जो एक होता है, जैसे तराजू से हम तौलते हैं किसी चीज को, उसी तरह से हमारे दिमाग में एक पैमाना फिट होता है। हर रिलेशन में या हर कम्युनिटी में कोई ना कोई एक ऐसा होता है,
वो महिला हो, पुरुष हो या कोई व्यक्ति हो, जिससे हम प्रभावित होते हैं। और उनके हर वो चीज, पहनावा ओढ़ावा से लेके बातचीत चलन का, या वो कितना अपडेट है आज के समय में, उससे हम अपने आप को कंपेयर करके अपने जो हमारा जो सिस्टम है उसको अप टू डेट करने की कोशिश में रहते हैं, जिसके कारण हम ज्यादा अप टू डेट हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ समझने की जरूरत है कि जीवन का व्यवहारिक ज्ञान करने का मतलब जो प्रैक्टिकली चीजें हैं उसको समझा जाए, बताया जाए, उसको करके सीखने पर बल दिया जाए। यानी कि हर वो समस्या है उसको छोड़िए, देखिए वो क्या कर रहा है, फिर उसका, क्योंकि आप भी मानव है, वो भी मानव है, कुछ भी कर रहा होगा वो अपने माइंड से कर रहा होगा, ठीक है। तब उसमें किसी तरह का फॉल्ट आता है तो उसमें बताइए प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसा मत करना, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, इतना करके हम उसको लाचार ही बना देते हैं। क्योंकि बाद में भी जब 5 मिनट भी जाता है तो पापा मैं 5 मिनट जाऊं, ये चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए, ताकि उसके लीडरशिप की जो भावना है ना, या इसके कार्य करने की जो क्षमता है, जो उसके अंदर जो स्किल डेवलप होना चाहिए, वो चीजें सही तरीके से हो पाए। अगर ये चीजें सही तरीके से जो है, अगर हम उसको फ्रीडम नहीं देंगे तो वो चीजें जो है वहां पे डेवलप नहीं हो पाएगी। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। दूसरा है सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बातचीत की जा रही है। यानी शारीरिक तो हो ही, लेकिन मानसिक विकास भी बेहतर तरीके से हो, संज्ञानात्मक बेहतर हो, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बातचीत की जा रही है, वो भी बेहतर हो सके, है ना। इस पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, यानी कि अपने इमोशन, जैसे मूल प्रवृत्ति जो है वो 14 तरह का मैकडूगल साहब ने बताया। तो इस 14 तरह की जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, या भावात्मक, जो भी भावात्मक से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सब जो है वो मूल प्रवृत्ति में आते हैं। इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है ना, एक समय के अनुसार से। क्योंकि जैसे जैसे हम सियाने होते हैं, जैसे जैसे हमारा समय जो है बढ़ता है, परिपक्व होते जाते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे ये चीजें जो है वो परिपक्व होता जाता है। अगर वो चीजें जो है समय के साथ वो चीजें सही नहीं हो पाए तो आने वाले समय में जो है वो प्रॉब्लम का कारण बनता है। उसके बाद है कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, है कि चरित्र निर्माण, बेहतर चरित्र निर्माण हो सके, और उसके बाद सामाजिक बनने में सहायक हो सके। सामाजिक बनने का मतलब है हर सोसाइटी में, हर समाज में, हर तरह के जो सामाजिक परिवेश है, समाज वो छोटा सा हो तब चाहे बड़ा सा हो, कहने का मतलब किसी फैमिली का हो। जैसे अब हम अपने फैमिली में रह रहे हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक ट्रेंड और भी आप यहाँ पे देखने को मिलता होगा कि आदमी घर में रहेगा तो बैठा हुआ निठल्ला अपना रील्स देखे या कुछ भी करे, मोबाइल पे करता रहेगा। लेकिन अगर किसी पार्टी में जाएगा तो 10 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं चाहेगा, ताकि लोग इस चीज को समझ सके कि भाई हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत है, लेकिन आके रील से देखेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, है ना। तो वहां पे जो शो करने वाली जो बातचीत आ रही है ना, ये सोसाइटी नहीं है, ये सामाजिकता नहीं है। आप गए हैं वहां पे, 10 मिनट समय दीजिए, आप किसी रिलेशन में या कोई इनवाइट किया है तो इसके पीछे, है ना, कुछ ऐसा है। हाँ, अगर सही में अगर कोई ऐसा समस्या है, कुछ है ऐसा, तो है चले जा रहे तो दूसरी बात है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो आ रहा है आज के समय में, जो क्षणिक जाना फिर आना, इसमें लोग समझते हैं वाह वाह क्या बिजी था, फलाना आया था तुम जानता है, तो नहीं भी जाने और सब जाने। तो ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सामाजिकता जो उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, वो चीजें सही तरीके से आ नहीं पा रही है सोसाइटी में, जो है वो फिट नहीं बैठ रही है। तो यानी कि सोसाइटी में बेहतर तरीके से जो है वो फिट बैठने का जो होना चाहिए, उसमें एक चीज होना चाहिए कि हर सिचुएशन में जा करके वो ढल सके, खुद को ढाल सके उसको। इसी को एजुकेशन बोलते हैं, है ना। कि 10 दिन शहर में रहे नहीं कि मम्मी, जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं माँ बोलते हैं या मम्मी बोलते हैं, जा करके उसको मॉम बोले, वो भी समझे कि वाह मेरा बेटा तो अप टू डेट है, बहुत अच्छा जानता है, पढ़ाई लिखाई किया। ये पढ़ाई लिखाई नहीं है कि वो माँ जिसने हमें जन्म दिया, या हर वो फादर, या वो भाई, जो बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी हो, जिसके साथ हमारा बचपन इस तरह का गुजरा, तो उससे उसी लहजे में अगर बातचीत हो तो उसको ये लगता है कि नहीं अभी ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि हम जहां तक जाकर के ज्यादा अप टू डेट हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तब बहुत सी ऐसी बातें जो हम तक पहुंच पाती थी वो धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। और इसके बाद दोनों के बीच में धीरे धीरे एक दीवार सा खड़ा होता जाता है, और हर वो बात जो स्टेटस के माध्यम से पता चलता है, ये चीजें आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिकता में हो गया। उसके बाद है जीविकोपार्जन को लेकर के भी बातचीत है, या व्यावसायिक विकास को लेकर के है ना।
कि करने का मतलब है कि उसके स्किल्ड पे जब बेहतर तरीके से काम होगा, है ना, जो उसमें क्षमता है उसको अगर देख करके अगर शिक्षा दी जाए, तो आने वाले समय में जो भटकाव की स्थिति आती है, नहीं ये कर लेते हैं चाहे वो कर लेते हैं, चाहे कुछ ऐसा सिचुएशन घटा घर में जो खाने के वांदे पड़ गए, तो बच्चा कुछ भी करके अपना जीवन यापन करने लगता है। तो वो चीजें उस समय नहीं हो, वो अपना जो उसका जो मेन हुनर है उस पे काम करे, और अब उससे दो पैसा कमा करके कम से कम घर की परवरिश जो है वो कर सके। ये चीजें होना चाहिए। उसके बाद अंत में एक आता है कि देश के निर्माण के बारे में, है ना। तो जैसे ही आप अपना हम अपना जो मान लेते हैं कि 140 करोड़ के बारे में चर्चा होती है, तो मान लेते हैं कि 140 करोड़ जो है वो आबादी पूरी है। अगर हम खुद का जो कैरियर है या खुद को बनाने में जितना समय हम लगा रहे हैं, खुद को सफल अगर बना लेते हैं, तो 1/140 करोड़ जो देश का विकास जो है वो हम कर दिए। फिर उसी तरह से 1 बटा करके ऐसे अगर करता है, तो धीरे धीरे इसी तरह से होता है। भारत किसी एक किसी बिल्डिंग का या कुछ का नाम नहीं है, ये जो है वो पूरे मतलब स्टेट का जो है वो एक संघ है, ठीक है ना। और ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है वो बांटा गया है, नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमारे साथ मिल करके रहें, जैसे यूएसए का है, ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान रखें। शिक्षा का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कई सारी एजेंसी काम कर रही है। जैसे आप देखते होंगे फैमिली एक बहुत अहम रोल अदा करता है, उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा स्कूल हो जाएगा, उसके बाद सोसाइटी अपना काम कर रही है। तो कई सारी एजेंसियां इसमें काम कर रही है, और हमने आपको बताया आज शिक्षा के बारे में, है ना। तो इसको एक बार देखिएगा, समझिएगा, जहां पे आपको लगेगा नोट करने वाली बातें हैं वो सब नोट कीजिएगा, और फिर जो है विशेष बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे।